तो स्मॉल पीपीज द बॉयज शो के सिर्फ 2 एपिसोड रह चुके हैं जो कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो चलो ये कुछ जो बचे कुछ हमारे दिन है बॉयज शो के साथ, इस दौरान बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं आज से और उठाते हैं सबसे बड़ी या यूं कहूं वायरल थ्योरी कि होमलैंडर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जैसा आप अपनी स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हो, ये एक्चुअल स्क्रीन का शो है और एक्चुअल सबटाइटल्स है। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो सबटाइटल्स प्ले कर रहा हूँ एक्चुअल। आप देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा है V1 10 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है आज की डेट के कंपाउंड V से। पोटेंट का साफ साफ मतलब होता है कि ज्यादा असरदार, जो कि हमें ऑनेस्टली काफी सारे ओरिजिनल सूप्स में देखने को मिल जाता है, चाहे वो सोल्जर बॉय हो, चाहे वो स्टॉर्मफ्रंट हो, चाहे वो बॉम्बसाइट हो। तीनों की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की है। हाँ, बाकी पावर्स बहुत ज्यादा डिफर करती हैं, लेकिन जो बेसिक सेट्स ऑफ पावर है जैसे ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ, वो सबको ऑलमोस्ट अच्छी खासी लेवल की मिली है। जैसे कि पिछले ही एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 में हमें देखने को मिला था जब सोल्जर बॉय बॉम्बसाइट को मारता है तो उसके हाथों में दर्द होता है, जबकि हम सबको ये क्लियरली पता है कि 1950s और 1960s के टाइम जब सोल्जर बॉय और उसकी टीम का एरा था, तब उन सब में से सोल्जर बॉय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब तो उस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से उसे नई पावर्स मिल गई है, जैसे कि वो लेजर छोड़ने वाली या यूं कहूं रेडिएशन ब्लास्ट करने वाली, तो वो और ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर भी जब वो बॉम्बसाइट को जोर से मारता है उसका अपना हाथ भी दुखता है। और स्ट्रेम था लगभग स्टॉर्मफ्रंट के साथ। हाँ जरूर वो रायन की लेजर से मर गई, जो कि एडल्ट भी नहीं था, लेकिन वो चीज रायन का पोटेंशियल दिखाती है, ना कि ये कि स्टॉर्मफ्रंट वीक थी। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सीजन 2 में बहुत सारे सीन थे जहां हमें स्टॉर्मफ्रंट की पावर देखने को मिलती है। और खासकर एक और बात आ जाती है कि जब रायन ने स्टॉर्मफ्रंट पे हमला किया था तब स्टॉर्मफ्रंट ऑलरेडी थक चुकी थी अपनी बैटल से, वो उससे पहले लड़के आ रही थी। तुम देख सकते हो उसके मुंह पे चोट तक लग रखी है। अब जाहिर सी बात है एक फ्रेश बंदे में और एक बंदा जो काफी देर से थक रखा है, उसे फर्क पड़ेगा उसकी ड्यूरेबिलिटी में भी। बट अब एनीवेज ये बात तो क्लियर है कि हमें V1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड V से, तो मोस्ट लाइकली इसके यूज के बाद होमलैंडर थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर यहाँ पर मेन डाउट ये नहीं है कि वो और स्ट्रॉन्ग होगा या कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मेन डाउट ये है कि क्या कंपाउंड V और V1 सही से मिक्स भी होंगे। अब देखो सिंपल थ्योरी इसकी सबसे यही बनती है कि 2 ही एपिसोड बचे हैं, यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे का मटेरियल, उसमें ये ज्यादा कुछ दिखा नहीं सकते देखो ऑनेस्टली, क्योंकि एपिसोड 3 के मुताबिक V1 और कंपाउंड V दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है, जिस वजह से वायरस V1 से तो नहीं अटैच हो पाता लेकिन कंपाउंड V से अटैच हो जाता है। दोनों का थोड़ा हुक वाला स्ट्रक्चर है। तो इस केस में V1 और V कैसे मर्ज होंगे, क्योंकि वो दोनों भी तो एकदम अलग चीजें हो गई। और देखो ऐसी बात नहीं है कि V1 और कंपाउंड V ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा फर्क है। 10 टाइम्स पोटेंट तो चलो एक चीज हो गई, V1 बहुत ज्यादा अनस्टेबल भी है, जिसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। क्या पता वो कंपाउंड V से मिले ही ना बिल्कुल भी, और अगर मिल भी जाए तो या तो बहुत ही अनबन लेवल की पावर दे दे होमलैंडर को, या कुछ उल्टा ही रिएक्शन हो जाए। जैसे अगर तुमने जनवी देखा होगा तो उसमें जो प्रोफेसर गोडलॉकिन है, उसके जो 3-4 दोस्तों ने टेस्ट किया था अपने ऊपर, वो तो मर ही गए, उनको तो पता नहीं क्या अजीब अजीब सी पावर्स मिली। लेकिन जो गोडलॉकिन ने खुद पे टेस्ट किया तो रिजल्ट्स थोड़े वियर्ड थे। उसे पावर्स और लॉन्जेविटी तो मिल गई, वो अब एज तो नहीं कर रहा था, पर वो नाउ स्पीड से हील कर रहा था, जिससे अपने सोल्जर बॉय या स्टॉर्मफ्रंट करते हैं। और ऊपर से जब वो अपनी पावर यूज कर रहा था वो फिर से जल रहा था अंदर से। और इसकी शो में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि होमलैंडर ने अपनी रेजर्स जितनी बार यूज की है उसको भी कुछ असर नहीं हुआ है ना सोल्जर बॉय को अपना रेडिएशन वाला ब्लास्ट यूज करने से हुआ है, ना स्टॉर्मफ्रंट को अपनी वो ब्लू वाली बिजली यूज करने से कुछ हुआ है। तो फिर गॉडलॉकिन को क्यों, उसको तो मरी ने कंप्लीटली ठीक कर दिया था, तो वो क्यों जल रहा था अपनी पावर्स यूज करने के बाद? क्योंकि उसकी पावर्स तो कुछ वैसी थी भी नहीं, वो तो नॉर्मल पावर्स थी ना। आई मीन नॉर्मल नहीं थी, स्पेशल पावर थी, पर वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, ऐसे कुछ स्पेशल आग उग नहीं निकाल रहा था। यही कारण है कि V1 बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो होमलैंडर की बॉडी में अपने आप को वो करे ही ना, वो समझे ही ना कि इसके पास ऑलरेडी V का कोई सिमिलर वेरिएंट है, और वो होमलैंडर को कुछ स्क्रैच से नहीं पावर देने की ट्राई करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उससे कंपाउंड V कैसे रिएक्ट करेगा? ऑनेस्टली मैं ये देखने के लिए अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी जो सीन हमें दिखा है उसके हिसाब से तो क्लियरली यही लग रहा है कि उसकी पावर को एम्प से मिला है, और वो 10x होगा कि नहीं वो कह नहीं सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं अपनी एक खुद की थ्योरी की बात करना चाहता हूँ, जो है मेरे को लगता है कि वॉट राइजिंग में जितने भी आने वाले मेन कैरेक्टर होंगे ना इंपॉर्टेंट, जो अभी तक बॉयज में जिंदा है, वो जिंदा ही रहेंगे। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि सोल्जर बॉय तो बिल्कुल नहीं मरेगा, और अब बॉम्बसाइट भी नहीं मरेगा, वो तो भग लिया अपना। और उसके अलावा कोई आने वाला हुआ उसमें जैसे कि हमने वो ज्ञान कार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर, वो भी शायद नहीं मरेगा, शायद क्या मोस्ट लाइकली नहीं मरेगा। वो मैं कैरेक्टर्स की गारंटी ले रहा हूँ, जो वॉट राइजिंग में आने वाले हैं वो मोस्ट लाइकली नहीं मरेंगे। और अगर पीक द ह्यूमन एवोल्यूशन के पीक की बात करें यानी कि डेप की, तो वो कॉमिक्स में भी नहीं मरता, तो हो सकता है कि यहाँ भी ना मरे।
बाकी अगर मेरे को उसकी डेथ गैस करनी हो तो मेरे को यही लगता है कि उसको शायद ये सेटअप तो ऐसा ही कर रहा है कि वो पानी में गिर के कहीं समुद्र में मरेगा, क्योंकि भाई 1.4 बिलियन मछलियां मर गई हैं भाई, 1.4 बिलियन। अब वो सारियों को लग रहा होगा कि डीप ने किया है ये, डीप बहन, तो वो डीप की अब गेम सेट करने आएंगी। और आई मीन ऑनेस्टली जितना हरामी वो कैरेक्टर है वो डिजर्व भी करता है। बट चलो अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ जानवी कैरेक्टर्स की। देखो जानवी सीजन 3 कैंसिल हो गया है, अब वो इन्होंने क्लियरली बताया नहीं क्यों हुआ है, हाइप नहीं थी इस वजह से कैंसिल हुआ है, सीजन 2 का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था इसलिए कैंसिल हुआ है, या फिर वॉइस सीजन 5 की एंडिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा कि जानवी सीजन 3 का मतलब ही नहीं बनेगा। तो देखो इस पर मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इन्होंने हग तो बहुत दिखे है ऑनेस्टली, और अब यहाँ से कम बैक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 3 एपिसोड ये हगते आए हैं पिछले। लास्ट एपिसोड 6 का वो अच्छी थी एंडिंग में, वो लास्ट 10 मिनट अच्छे थे, बाकी पूरा एपिसोड थोड़ा सा बकचोदी भरा ही था, मतलब सही से बकचोदी भी नहीं हुई इसमें सच बोल लो तो लास्ट 3 एपिसोड वेस्टेड पोटेंशियल थे, इसमें कुछ करना होता भाई। ऑनेस्टली बेस्ट प्लेस थी एपिसोड 4 में इनको जानवी के कैरेक्टर्स लाने के लिए, उनका प्रॉपर सेटअप फील होता, क्योंकि इससे पहले वो अभी तक किसी भी सीन में आए ही नहीं, सीन कह रहा सीजन में। सीजन 4 के एपिसोड 8 में उनका लास्ट में 2 मिनट का सीन था गिनती का, जिसमें वो फ्रेंची गिमिको वगैरह को पकड़ के ले जाते हैं, बस इतना ही। और वो जानवी सीजन 2 में 2 मिनट का स्टारलाइट का सीन था, चलो सारे एपिसोड मिला के 10 मिनट का लगा लो बस। और अब भाई ये लास्ट सीजन है और जानवी का सीजन 3 आ नहीं रहा, ये कंफर्म हो चुका है, तो टेक्निकली जानवी कैरेक्टर्स की तो वैल्यू ही खत्म है यहाँ पे। तो इसका काफी हाई लाइकली चांस है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए वो 2-3 हमने नमूनों को ले आएंगे, एक वो क्या नाम था उसका, हाँ सैम, मरी और ज्यादा से ज्यादा केट, क्योंकि उनसे ज्यादा कुछ कैरेक्टर्स का सेटअप हो ही नहीं रखा। मरी का भी पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि 1 लेवल की स्ट्रॉन्ग दिखा दी है, तो अब वो आएगी नहीं जब दुनिया खत्म हो रही है, तो फिर पॉइंट क्या उसकी पावर्स का। सिमिलरली सैम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी आगे कुछ तो कर ही सकता है। और केट इसलिए क्योंकि मुझे लगता है उसका होमलैंडर से थोड़ा कॉन्टैक्ट वगैरह था, तो वो फिर से होमलैंडर उसको बुलाएगा क्योंकि वो लोगों के माइंड वगैरह पढ़ सकती है, तो मे बी कुछ माइंड वगैरह टेस्ट करवाने के लिए कि कौन सच में, मतलब माइंड पढ़वा के कि कौन सच में होमलैंडर के प्रति ऑनेस्ट, और वो सब बकचोदियां करवाने के लिए। और केट तब ट्राई करेगी थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, मरी की मदद करने के लिए। बाकी जॉर्डन ली वगैरह को ये ले आए तो उनका कुछ ऐसे खास रोल है नहीं ना, जॉर्डन उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बस मरवाने वगैरह के ले लिए हैं कि चलो ला के 1-2 ऐसे ही थोड़ी बहुत तैयारी दिखाने के लिए। बट चलो अब चलते हैं आज की लास्ट थ्योरी पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मैं 10-12 मिनट तक की रखूंगा, उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद और डिस्कशन ले आएंगे क्योंकि एपिसोड भी आने वाला है। अब बात करते हैं कि वायरस अभी भी होमलैंडर पे काम कर सकता है, और वो मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया हमें कुछ पता ही नहीं V1 कैसे रिएक्ट करेगा कंपाउंड V से, या फिर रिएक्ट करेगा भी नहीं, क्या पता दोनों वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स दोनों के ऐसे ही पड़े रहें, है ना, दोनों सीरम उसकी ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहें। तो अगर उसके अंदर अभी भी कंपाउंड V रहा फिर तो वो डेफिनेटली उससे इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड के अंदर तो अभी भी कंपाउंड V है, उससे जाके अटैच हो जाएगा ना वायरस। और बाई चांस अगर V1 ने कंपाउंड V पे पूरा टेक ओवर कर भी लिया और उसे भी V1 जैसा बना दिया मॉडिफाई करके, तो भी उसमें कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोल्जर बॉय अच्छे खासे टाइम के लिए बेहोश हो गया था वायरस के इफेक्ट के बाद, उतना मोर देन इनफ है। जैसे अब सोल्जर बॉय तो उसके खिलाफ हो गया, तो उसके साथ हो गया, तो वो तो अब उस पर अपनी पावर्स यूज करेगा नहीं रेडिएशन वाली, मगर रायन तो अभी भी उसके खिलाफ ही है। और रायन छोड़ो, मरी यार, मरी को ये लेके आएंगे, मेरे को लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली मरी 8वें एपिसोड में तो कम से कम आएगी। तो अगर मरी आ गई और वो होमलैंडर से वीक भी रही बहुत, इवन तो उसको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया, फिर भी अगर वो होमलैंडर से वीक भी रही तो बेहोश होमलैंडर को तो सर फाड़ ही सकती है ना, या एटलीस्ट इतना वीक ही कर दे कि रायन उसकी मुंडी उखाड़ दे। तो वायरस का रोल अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। और जहां तक मेरे को लगता है पिछले एपिसोड में वो जो चर्च वाला सीन था जहां पे वो आवाज वाला बंदा था जो एनी पे अटैक कर रहा था, तब मेरा मानना भी यही है कि यूई ने अपनी दवाई उसके अंदर छोड़ दी थी रूम फ्रेशनर के अंदर। तो मेरे को लगता है अगले दिन जब वो वहां जाएंगे अनाउंस करने की होमलैंडर गॉड है और ये सब, तब वो स्प्रे शायद होमलैंडर पे थोड़ा बहुत काम करे। हाँ जरूर, अब होमलैंडर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि उसको शायद उतना इफेक्ट ना पड़े जितना सोल्जर बॉय को पड़ा था, बट फिर भी इतना इफेक्ट तो पड़ेगा कि रायन और मरी उसके खिलाफ कुछ कर पाए। तो नेशनल शो ने अभी काफी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन रखी हुई हैं, जो देखने में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे ये, जिस वजह से अभी मैं और थ्योरीज डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अपनी थ्योरीज मेरे को कमेंट में बताना। इस वीडियो के 2 या 3 दिन बाद, यानी कि अगले एपिसोड की रिव्यू वीडियो में मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। बट आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। टिल देन, सायोनारा।